नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के विषय पर चर्चा करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया और यह ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लाने का उद्देश्य मूलतः ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट या नियंत्रित करना था, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिली थी। वह भारत आकर के व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे राजनीति पर अधिकार करके प्रशासन करने लगा और 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों ने बंगाल सहित पूरे भारत को लूटना प्रारंभ कर दिया। इससे इंग्लैंड की विश्व में बदनामी होने लगी और इसके साथ ही ये लोग इंग्लैंड पहुंचकर इंग्लैंड की राजनीति को भी प्रभावित करने लगे। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा और हैदर अली के द्वारा कर्नाटक का सफल अभियान किया गया और इस बात की खबर जब इंग्लैंड पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर मूल्य काफी गिर गए। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की ऋण की मांग की, जबकि इससे पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 12.5% लाभांश की घोषणा कर चुका था, जबकि कंपनी पर 60 लाख पाउंड ऋण थी। अतः ब्रिटिश संसद में इसकी जांच के लिए एक समिति बैठाई गई। एक ही समय में कंपनी के द्वारा 12.5% लाभांश की घोषणा करना और पुनः 10 लाख ऋण की आवेदन करना एक आश्चर्यजनक प्रश्न था और इसकी जांच के लिए ब्रिटिश संसद ने एक जांच समिति बैठाई और जांच समिति ने 1773 में अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में कंपनी और उसके अधिकारी कर्मचारी को दोषी पाया गया। अतः ब्रिटिश संसद ने इस संदर्भ में 2 अधिनियम पारित किए और पहला अधिनियम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 4% वार्षिक ब्याज दर पर 14 लाख पाउंड का ऋण दिया जाए और दूसरा अधिनियम यह था कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाए। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान में परिवर्तन किया गया। इसके अंतर्गत इंग्लैंड में कंपनी के सभी सैनिक और असैनिक पत्र व्यवहार ब्रिटिश राज सचिव के पास प्रस्तुत करने होते और साथ ही कंपनी के डायरेक्टरों का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया। साथ ही अधिकतम डायरेक्टरों की संख्या जो है वह 24 होता और इसमें से 25% जो है प्रत्येक वर्ष अवकाश प्राप्त करते। पुनः रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में भी कई सुधार किए गए और जिसमें पहला था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स
प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। जिसमें क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल एवं फिलिप फ्रांसिस शामिल थे। दूसरा प्रावधान बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स एवं लिमेस्टर थे। चौथा प्रावधान यह था कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, रिश्वत एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही बिहार के लिए 1774 में एक प्रांतीय सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड और भारत अर्थित संविधान में परिवर्तन किया गया। इंग्लैंड में कंपनी के सभी सैनिक एवं असैनिक पत्र को राज्य सचिव के सामने प्रस्तुत करने होते थे। साथ ही डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित की गई। उसके कार्यकाल 4 वर्ष तय किए गए, जिसमें से 25% को प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करना होता था। भारतीय क्षेत्रों में भी परिवर्तन किए गए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल
एवं फिलिप फ्रांसिस थे। साथ ही बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत किया गया तथा 1774 में इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स, लेमेस्टर थे। चौथा प्रावधान के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार, रिश्वत एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पांचवा प्रावधान 1774 में बिहार में एक प्रांतीय सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट 11 वर्षों तक चला और 1784 में फिर से इंडिया एक्ट के आने के समय तक यह चलता रहा। इस रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां भी थी। यद्यपि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं किए गए थे, जिसके कारण गवर्नर और गवर्नर जनरल के बीच हमेशा झगड़ा होते रहता था। पुनः 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन उसके भी अधिकार क्षेत्र निर्धारित नहीं किए गए थे, जिसके कारण गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और उच्चतम न्यायालय के बीच झगड़ा की स्थिति बना रहा था। वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया था, जिसमें क्लेवरिंग, मानसन, बॉरवेल एवं फिलिप फ्रांसिस थे। इसमें से आपसे प्रश्न है कि इसमें से कौन व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक था, कौन सा सदस्य सबसे योग्य था और किस सदस्य को गोली लगी थी? ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इस आंसर का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।